हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो मैं हूँ आप सबका दोस्त समीर सर और आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक क्विक रिवीजन सेशन फॉर बायोलॉजी, क्योंकि 16 मार्च को बायोलॉजी का पेपर है और हर बच्चा ये ढूंढ रहा है कि हम कैसे सिंप्लीफाइड वे में एनसीईआरटी करें ताकि हमें कीवर्ड्स भी पता लग जाएं और हमें कोई प्रॉब्लम भी फेस ना हो। तो उसके लिए मैं हर रोज़ प्रोबेबली या दिन में 2 चैप्टर्स की वीडियोस भी पोस्ट करूंगा और साथ के साथ आपको मिलेगी एक बहुत ही अच्छी वर्कशीट जिसमें बहुत ही बढ़िया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से दिया होगा और उसके साथ में उसके आंसर की भी ज़रूर शेयर करूंगा ताकि आप उसके कीवर्ड्स को एक बार इन डिटेल सोच सकें या इन डिटेल उसको पढ़ भी सकें। तो स्टार्टिंग विद दैट, सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 4 की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है जिसके कीवर्ड्स बच्चों को पता नहीं लगते कि हमने उन कीवर्ड्स में क्या लिखना है। तो प्रोबेबली आई विल बी स्टार्टिंग विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो बच्चों को हमें याद करना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। अब कई बार एमसीक्यू आता है कि विच आर द 4 एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो बच्चों को याद ही नहीं रहता कि 4 एस्पेक्ट्स कौन से हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है PSEB। PSEB इज नॉट पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, इट इज फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल। तो देखिए एक छोटे से कीवर्ड से हमने कैसे चारों एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ को याद कर लिया। तो ऐसे ऐसे छोटी सी टेक्निक्स मैं आपको बताता रहूंगा जिससे आप बहुत इजीली इन चीज़ों को सीख सकते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स थी और उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज हमारी गवर्नमेंट ने अपनाई। तो सबसे पहले जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम या फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो कब शुरू हुआ, इसका ईयर आपको याद रखना है, दैट इज 1951। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। और वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर इन ऑपरेशन अंडर RCH प्रोग्राम। अब RCH की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। RCH क्या है? इट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। उसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आप देख सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में क्या क्या अवेयरनेस या इस प्रोग्राम के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं RCH प्रोग्राम के। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज टू गिव अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स फॉर क्रिएटिंग अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। अब बेटा अगर आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के सेकंड पेज पे आपको बहुत बड़े बड़े 2 या 3 पैराग्राफ्स मिलेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें से कैसा क्वेश्चन बन के आएगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में वो बताया हुआ है कि RCH प्रोग्राम किस चीज से डील करता है। एक तो वो अवेयरनेस क्रिएट करता है रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में, एक लोगों को एडुकेट करता है किस बारे में, बर्थ कंट्रोल, देन केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। नेटल मीन्स बर्थ, नेटैलिटी, तो बर्थ के बाद मदर और चाइल्ड की केयर कैसे करनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल्स एंड फीमेल चाइल्ड। देन अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सोशल इवल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। तो ये देखिए सिंप्लीफाइड वे में आपको पता चल गया कि उस भारी भरकम पैराग्राफ में से क्या चीज निकाल के कैसे करनी है। देन ये भी एक ही पैराग्राफ में सब चीजें दी हुई हैं, जैसे व्हाट आर द एम्स एंड नीड्स ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। तो सबसे पहले टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, इट हेल्प्स टू अवॉइड सेक्स रिलेटेड मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस। जैसे देखिए ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर है, ये क्या बता रहा है, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में बता रहा है आपको। Then to give proper information about reproductive organs, adolescence, its related changes, then safe and hygienic sexual practices and also about STDs. यहाँ STDs है but now it is STIs, that is sexually transmitted infections. उसके अलावा AIDS के बारे में भी बताता है। देन हम बात करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बर्थ कंट्रोल के बारे में। 1900 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी इट वाज अराउंड 2 बिलियन, 2000 में मतलब 100 साल में ही ये कितनी हो गई, 6 बिलियन। इन इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम द पॉपुलेशन वाज 350 मिलियन, 2000 में वो कितनी हो गई, 1 बिलियन।
2011 जो लास्ट सेंसस था उसमें ये 1.2 बिलियन है, ठीक है। तो एवरीथिंग दैट इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी इज सिंप्लीफाइड हियर। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, अगर 2011 के सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम चले तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज लेस देन 2%, दैट इज 20 persons per 1000 per year, a rate at which our population could increase very rapidly. Now proceeding further, what are the reasons for population explosion? ये बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 नंबर का क्वेश्चन है। बच्चे ढूंढते रहते हैं, कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाता है और हमें पता नहीं होता कि उसमें आंसर क्या लिखना है। तो what are the reasons for population explosion? Number 1, हेल्थ फैसिलिटीज इंक्रीज हो गई है और बेटर लिविंग कंडीशंस। देन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, a rapid decline in death rate, IMR and MMR. IMR is infant mortality rate and MMR is maternal mortality rate. Mortality is death rate. तो मदर की डेथ रेट, बच्चे की डेथ रेट कम हो गई है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन क्या कर गई है, एक्सप्लोड। और ये एब्रिविएशंस को एक्सपेंड करना भी पेपर में आता है, जैसे RCH that is reproductive and child health care program, IMR infant mortality rate, MMR maternal mortality rate. थर्ड इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज। अगर आप एनसीईआरटी में तीनों पॉइंट्स ढूंढेंगे तो आपको उसी 4 पैराग्राफ्स के अंदर ये 3 पॉइंट्स अलग अलग जगह बिखरे हुए मिलेंगे, पर यहां पे वो तीनों पॉइंट्स को इकट्ठा किया हुआ है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका बहुत इजीली हो जाएगा। नाउ व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही तो क्या होगा? स्कार्सिटी, स्कार्स मींस कम हो जाना, बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। उसके अलावा अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल कैसे किया जाए? देखो, हम क्या पढ़ते हैं, किसी चीज का कॉज, फिर हम उस चीज को ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले तो हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये सारे पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी के पैराग्राफ में मेंशन है। तो सबसे पहले वी मोटिवेट स्मॉल फैमिलीज बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्शन मींस अवॉइडिंग प्रेगनेंसी। 2 वर्ड्स हैं, कॉन्ट्रासेप्शन, कंसेप्शन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन मींस अवॉइडिंग प्रेगनेंसी, कंसेप्शन कंसीव करना मींस हैविंग प्रेगनेंसी। तो मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, अवेयर पीपल अबाउट अ स्लोगन हम दो हमारे दो, मैनी पीपल हैव अडॉप्टेड 1 child norm and the marriageable age should be fixed 18 years for girls and 20 years for boys. Now proceeding further, अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। सबसे पहले बच्चों, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होती है, मतलब अब प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज की जा रही है वो कैसे आइडियल है। तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए आपको कीवर्ड्स याद करने हैं। वो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, वो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, रिवर्सिबल यूज करनी, मतलब बार बार रिवर्सिबली हम उसे यूज कर सके, नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स। एंड जब भी सेक्सुअल ड्राइव, कॉपुलेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा हो तो उस टाइम वो सेक्सुअल ड्राइव में इंटरफेयर ना करे। तो उसी के रिलेटेड अब हम शुरू कर रहे हैं उस चीज को। तो ये हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, नेचुरल, बैरियर, आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स एंड सर्जिकल मेथड्स। तो फटाफट मैं इन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि ये क्विक रिवीजन सेशन है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ नेचुरल मेथड्स, 3 नेचुरल मेथड्स है बच्चों, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, क्वाइटस इंटरप्टस और लैक्टेशनल एमनोरिया। सबसे पहले पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या है? पीरियोडिक, अब देखिए बच्चों, एग रिलीज होता है 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कपल को क्वाइटस अवॉइड करना चाहिए 10 से 17 दिन। वो कौन सा पीरियड है? दैट इज द फर्टाइल पीरियड। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मींस ड्यूरिंग द पीरियोडिक साइकिल ऑफ द फीमेल 10 to 17 डेज कपल को सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना है। तो ये नेचुरली करना है, इसके लिए कोई दवाई नहीं लेनी, बस उन दिनों में क्वाइटस नहीं करना। सेकेंड इज क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस या विड्रॉल इंटरप्टस क्या है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा है, मेल को इंडिकेशन होती है कि स्पर्म इज अबाउट टू रिलीज, सो मेल हैज टू विड्रॉ द पेनिस फ्रॉम द वेजाइना ऑफ द फीमेल, दैट इज क्वाइटस को इंटरप्ट करना, विड्रॉ कर लेना अपने पेनिस को। थर्ड इज लैक्टेशनल एमनोरिया। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन। तो इजैकुलेट मींस रिलीज ऑफ द स्पर्म and insemination means insertion of the semen into the female genital tract,
ठीक है, इन सेमी, इन मीन्स अंदर, सेमिन मीन्स सीमन, सीमन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट करने से पहले, इजैकुलेट मतलब स्पर्म की इजैकुलेशन से पहले, ताकि इंसेमिनेशन ना हो जाए, मतलब स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ना चला जाए, तो मेल को अपना पेनिस क्या करना है, विड्रॉ करना है। फिर है लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशन आप सबको पता ही है, ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड। तो इट इज द एब्सेंस ऑफ menstrual cycle and ovulation due to intense lactation after parturition। बच्चों ये फर्स्ट लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैक्टेशनल एमनोरिया के टाइम वो पूछते हैं कि क्या नहीं होता ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन, ना ही मेंस्ट्रुएशन होती है ना ही ओवुलेशन होती है। ये दो कीवर्ड्स हैं, ये आपको लैक्टेशनल एमनोरिया में लिख के ही आने हैं, इनके नंबर मिलते हैं। पार्चुरेशन आपको बताइए, डिलीवरी ऑफ द बेबी, तो जब डिलीवरी बच्चे की हो जाती है, जब तक मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है टिल 6 मंथ्स, देखिए यहां मेंशन है, आपकी बुक में भी मेंशन है, दिस मेथड प्रिवेंट्स कंसेप्शन। अब मैंने आपको बताया था अभी, कंसेप्शन मींस कंसीव करना, ये मेथड कंसीव करना, प्रेगनेंसी को अवॉइड करता है, पर ये 6 मंथ्स तक ही इफेक्टिव रहता है। रीजन बीइंग, जब तक मदर इंटेंस लैक्टेशन करती है, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद बच्चा दूसरी फीड भी लेने लग पड़ता है, मदर फीड वो 6 महीने तक लेता है, उसके बाद वो दूसरी फीड लेने लग पड़ता है, तो इसलिए मदर की इंटेंस लैक्टेशन थोड़ी कम हो जाती है, तो इस वजह से ये मेथड सिर्फ 6 मंथ्स तक ही इफेक्टिव रहता है, बट इसके साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है, दैट इज इट्स एडवांटेज। अब पेपर में पूछते हैं लैक्टेशनल एमनोरिया का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज तो हो गया कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अब डिसएडवांटेज क्या है, चांसेस ऑफ फेलियर आर वेरी हाई, क्योंकि कुछ नहीं पता कि बच्चा, अब मदर्स क्या करती हैं, बच्चे को बॉटल वाला मिल्क पिलाने लग पड़ती हैं, तो उससे क्या होगा कि बच्चा मदर की फीड कम लेगा, तो ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन, तब तो इंटेंस लैक्टेशन नहीं है, तो फिर उस केस में क्या होगा, इस मेथड के फेलियर के चांसेस भी क्या है, बहुत हाई। तो आपको ये चीजों को ध्यान में रखना है। नाउ अब हम बात करेंगे बैरियर मेथड्स। तो बैरियर मेथड्स में हमारे पास क्या है, बैरियर मेथड्स स्पर्म और ओवम की मीटिंग को प्रिवेंट करते हैं। इसमें हमारे पास है कॉन्डम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स। तो इसमें जो कॉन्डम्स है वो एक रबर या लेटेक्स शीट से बनी हुई चीज है, और मेल में ये क्या कवर करता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं वो क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड्स में पूछते हैं। तो कॉन्डम मेल में पेनिस को कवर करता है और फीमेल में इट कवर्स बोथ वेजाइना एंड सर्विक्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। कॉन्डम्स क्वाइटस के पहले यूज होते हैं, और जो पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम्स का जो मेल के लिए अवेलेबल है, इट इज निरोध। अब वाई कॉन्डम्स आर वेरी पॉपुलर, तो बेटा एक देखो, अगर वो पूछेंगे कि बैरियर मेथड्स के क्या एडवांटेजेस हैं, तो पहले तो ध्यान रखना सिंगुलर पूछा है या प्लूरल। एडवांटेज पूछा है तो आप तो लिख दोगे कि इट अवॉइड्स प्रेगनेंसी, बट एडवांटेजेस हैं तो एक तो ये एसटीआईज, कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे। इट इज डिस्पोजेबल, ये डिस्पोजेबल है, सेल्फ इंसर्टेड है, और यूजर को प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये पॉइंट्स, ये बड़े बड़े पैराग्राफ हैं जी एनसीईआरटी में, समझ रहे हैं, तो इसीलिए बड़े बड़े पैराग्राफ्स की जगह ये शॉर्ट पॉइंट्स देखिए, पर इसमें एनसीईआरटी की एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से कवर्ड है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो एनसीईआरटी की आपकी मिस हो जाएगी। तो यहां पे देखिए, अब जो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स या वॉल्ट्स हैं, ये रबर से बने होते हैं एंड दे आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और कॉन्डम सर्विक्स और वेजाइना दोनों कवर करते हैं, बट डायफ्राम ओनली कवर्स द सर्विक्स। ये अब डिफरेंशिएशन फैक्टर है जो आपको याद रखना है। दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ द स्पर्म्स थ्रू द सर्विक्स, दे आर रीयूजेबल, कॉन्डम्स डिस्पोजेबल, ये रीयूजेबल। और इसके अलावा हमारे पास है स्पर्मिसाइड, स्पर्म को किल करने वाली जेलीज, क्रीम्स और फोम्स, जो हम यूज कर सकते हैं बैरियर्स के साथ टू इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। मतलब अकेले कॉन्डम्स या अगर आप कहें कि डायफ्राम्स यूज करके प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाएगी, तो बेटा द थिंग इज कि इन दोनों चीजों के साथ अगर ये चीजें, जेलीज, क्रीम्स, ये भी यूज होंगी, फोम यूज होगी, तो इट कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है, अप टू अ ग्रेटर लेवल। नाउ द नेक्स्ट इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। इंट्रा यूट्राइन मतलब ये डिवाइसेस यूट्रस से रिलेटेड हैं। These are inserted by doctors or nurses in the uterus through the vagina. It increases phagocytosis of sperms. Phage means kill, ठीक है, तो किल करना स्पर्म को, phagocytosis इंक्रीज कर देना उसकी। तो IUDs कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो बेटा,
मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो भी कपल्स हैं वो क्या चाहते हैं कि हम सेक्सुअल लाइफ भी इंजॉय करें पर प्रेगनेंसी भी ना हो, तो वो कॉन्डम्स नहीं यूज कर रहे, तो उसकी जगह वो क्या इनिशिएटिव लेंगे, तो वो आईयूडीज दे विल गेट इट इंसर्टेड। तो आईयूडी अगर इंसर्ट हो जाएगी फीमेल के यूट्रस में तो इससे क्या होगा, दे कैन स्पेस द चिल्ड्रन, मतलब एक बच्चा अगर 2016 में हुआ है तो 20 तक दे कैन एंजॉय देयर सेक्सुअल लाइफ, बट बाद में वो आईयूडी रिमूव करवा देंगे तो इससे 4 साल का बच्चे में क्या पड़ गया, गैप। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स इन स्पेसिंग बिटवीन द चिल्ड्रन। और ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है बच्चों, ये मैं आपको बता देता हूं, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इनकी जो ये कीवर्ड्स हैं ये बच्चों को पता नहीं लगता कि किसमें क्या लिखना है। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज क्या करती हैं, दे रिटार्ड द स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की मूवमेंट को रोकती हैं, एंड दे हैव स्पर्मिसाइडल इफेक्ट, स्पर्म को किल करने वाला, एग्जांपल लिप्स लूप। उसके अलावा वी हैव कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज दे रिलीज कॉपर, कॉपर क्या करता है, इट्स सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी, ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। हमारे पास 3 तरह की कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज हैं, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। फिर हमारे पास है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। तो बेटा जो मैं कीवर्ड्स बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज का ये कीवर्ड बच्चों को नहीं पता चलता, इट मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो अगर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी एक फीमेल यूज करती है तो अगर सपोज कीजिए जाइगोट फॉर्म हो भी गया तो वो जाइगोट यूट्रस में आके क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, एम्बेड नहीं होगा और 9 मंथ्स की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, तो इट मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स। और सर्विक्स को मतलब अब क्या होता है, सर्विक्स में से म्यूकस सिक्रीट होता है, वो म्यूकस इतना थिक हो जाता है कि वो स्पर्म की आगे एंट्री नहीं होने देता, तो मेकिंग द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स, ताकि प्रेगनेंसी ना हो पाए। उसके अलावा अब हमारे पास है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब ये बहुत बार क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप में आता है कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फीमेल्स लेते हैं उन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में क्या होता है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कंटेन आइदर प्रोजेस्ट्रोजन, या तो अकेला प्रोजेस्ट्रोजन होगा या प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पिल्स। पिल्स रेगुलरली कितने देर तक लेने होते हैं, 21 डेज, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बेटा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ, ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑफ द मंथ को मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ तो पहले 5 दिन निकल गए, है ना, तो फर्स्ट 5 डेज में मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के, जैसे फर्स्ट ऑफ, अब सपोज कीजिए मार्च है, आज पहली मार्च ही है, तो फर्स्ट मार्च को एक फीमेल को सपोज मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ है तो फर्स्ट मार्च को ही वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेनी शुरू कर देगी। पहले 5 दिन लेगी और कितने दिन तक लगातार लेनी है, 21 दिन तक, मतलब 21 मार्च तक लेनी है। अब 10 से 17 दिन, 10 से 17 मार्च क्या हुआ, वो है फर्टाइल पीरियड, उस टाइम एग रिलीज होना है, मैंने पहले ही आपको बताया। तो 21 दिन अगर फीमेल ने पिल खा ली तो उस दिन अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर भी रही है तो क्या होगा, हार्मोनल कुछ इम्बैलेंस ऐसा होगा कि जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल नील होंगे। और 21 दिन तक फर्टाइल पीरियड तो निकल गया, अब 7 दिन का उसको गैप रखना, 28 दिन बाद अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तो उसने उतने दिन का गैप रखा एंड इट शुड बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर्स टू हैव कंसेप्शन। नाउ इसका मेन इंपैक्ट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब व्हाट आर द पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ ओरल पिल्स? ओरल पिल्स इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, तो ये पहला पॉइंट। उसके बाद इट थिकन्स द सर्वाइकल म्यूकस, सर्विक्स का म्यूकस मैंने आपको बताया थिक हो जाता है, जिसकी वजह से एंट्री ऑफ स्पर्म्स प्रिवेंट हो जाती है। एंड पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स एंड दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म आती है पेपर में, लखनऊ, इन्होंने एक वंस अ वीक पिल बनाई है। अब वो पिल तो 21 दिन लगातार खानी पड़ेगी, ये पिल हफ्ते में एक बार खानी पड़ेगी। और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? इट इज वंस अ वीक पिल। नंबर 2, इट इज नॉन स्टेरॉइडल, इसमें कोई भी स्टेरॉइड्स नहीं होते एंड इट हैज वेरी हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, ठीक है जी। देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग दैट इज इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स में हमारे पास वही सेम कॉम्बिनेशन है जैसा ओरल पिल्स में होता है, या प्रोजेस्ट्रोजन या दोनों का कॉम्बिनेशन, और इसमें हम इंजेक्शन यूज करते हैं या इम्प्लांट्स आर डन अंडर द स्किन। ये आपकी बुक में
पिक्चर बनी हुई है, तो ऐसा कुछ पिक्चर डाल के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और बेटा जिस पेज से निकल रहे हो उस पेज की पिक्चर को बहुत ध्यान से देख के जाना है, वो उसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Their mode of action is similar to that of pills and effective period is much longer। और ये जो इंजेक्शंस यूज होते हैं ये 72 घंटे ऑफ क्वाइटस के अंदर अंदर देने होते हैं, क्योंकि स्पर्म को एग तक पहुंचने के लिए 48 से 72 घंटे लगते हैं। अगर 48 से 72 घंटे के अंदर ये इंजेक्शन दे दिया जाए तो इट इज़ वेरी इफेक्टिव और ये प्रेगनेंसी नहीं होने देता। इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर रेप केसेस एंड कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। रेप केसेस में इट इज एन एडवाइजरी कि ये इंजेक्शन देना बहुत जरूरी है ताकि प्रेगनेंसी फीमेल को ना हो। दिस इज द लास्ट मेथड एंड इट इज अ परमानेंट मेथड टू अवॉइड कॉन्ट्रासेप्शन। The surgical methods, it helps to block the gamete transport and thereby prevents conception. It is very effective but reversibility is very poor, क्योंकि एक बार ये हो गया तो इसकी reversibility बहुत poor है, मतलब permanent है ना, तो reversibility तो poor होगी। तो there are two methods, vasectomy and tubectomy। Vasectomy is the sterilization procedure in males। अब small part of vas deferens एक duct है जो sperm को testis से बाहर तक यूरेथ्रा तक लेके जाती है। तो स्टरलाइजेशन प्रोसीजर मेल में है, स्मॉल पोर्शन ऑफ द वास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन। इंसिजन इज कट ऑन द स्क्रोटम, तो स्क्रोटम पे कट लगाया जाता है और उससे जो वास डिफरेंस है उसे आप देख रहे हैं टाई और कट कर दिया जाता है। ट्यूबेक्टमी ये फीमेल में देखिए सेम प्रोसीजर है, द फेलोपियन ट्यूब इज टाइड एंड कट, बट इंसिजन कहां से लगाया जाता है, स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना। तो वहां पे टेस्टिस के थ्रू, ठीक है, मतलब स्क्रोटम में, और यहां पे वेजाइना के थ्रू। अब साइड इफेक्ट्स क्या है इस एंटी नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के? नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, देन इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड ब्रेस्ट कैंसर। तो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द first session of revision. Now we have the second session of revision where we will continue with the other thing. Thank you.